दुनिया ट्रैप में है, ये बात अगर आप किसी प्रोफेसर की नजर से देखें तो समझ में आती है। ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान जैसा देश जो कभी बैगर था, वह अचानक मीडिएटर बनकर सामने आ जाता है। थुसिडिडस ट्रैप है, ये नेम्ड आफ्टर द ग्रेट ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडिडस। तो इसीलिए अभी कहीं ना कहीं यूएस देख रहा है देयर इज अ थ्रेट। तो चाइना इज इमर्जिंग पावर, तो थ्रेट दे रहा है चाइना। असल में लड़ अमेरिका और चीन रहे हैं, बाकी तो सब मोहरे हैं। एकदम सही बात है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज ने पकड़ रखी थी, लेकिन चाइना ने जब से साउथ चाइना सी को पकड़ना शुरू किया, बाबल मंडल को पकड़ना शुरू किया, मलक्का पे कंट्रोल करना शुरू किया, सीपैक बनाना शुरू किया, तब समझ में आया कि ये भी ट्रैक समझ गया है। ट्रैक समझ गया। इंटरेस्टिंग इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये डिस्कशन में होता है कि नहीं, लेकिन ईरान क्यों मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आज का दिन में। अगर चाइना 80% ईरान का ऑयल नहीं परचेज कर रहा होता तो ईरान इतने दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इसी बढ़ाना है। तो क्या आप कहेंगे कि हम एक थॉट के ट्रैप में भी हैं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। दुनिया ट्रैप में है, ये बात अगर आप किसी प्रोफेसर की नजर से देखें तो समझ में आती है। दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई लड़ता अमेरिका दिखाई देता है, तो सप्लाई चेन की लड़ाई लड़ता चीन दिखाई देता है। ग्लोबल पावर बनने की चाह रखता भारत भी सॉफ्ट पावर तो बनता दिखता ही है। रशिया अपने आप की तलाश में है कि मैं हूं ही कि नहीं हूं। यूएसएसआर के केस में जब उसने शीत युद्ध लड़ा, तो शीत युद्ध लड़ने के बाद से अब तक वो चाइना के आगे है कि चाइना के पीछे है, समझ ही नहीं पा रहा। हालांकि उसे 4.5 साल बीत चुके हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को शुरू किए, उसके बावजूद भी दुनिया में अपना सिक्का चल भी रहा है कि नहीं, समझ ही नहीं पा रहा। दुनिया के देश उस पर हमला भी नहीं करते, लेकिन जहां जहां उसका प्रभाव है, फिर चाहे वो सीरिया हो, फिर चाहे वो क्यूबा हो, फिर चाहे वो वेनेजुएला हो, हर जगह से उसका प्रभाव वापस ले लेते हैं। स्थितियां ऐसी बदलती हैं कि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान जैसा देश जो कभी बैगर था, वह अचानक मीडिएटर बनकर सामने आ जाता है। कतर जो कभी मीडिएटर था, वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है। दुनिया में बहुत तेजी से पिछले सालों में परिवर्तन हुआ है, और इसी बात को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जजाति पटनायक। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। प्रोफेसर साहब ने वेस्ट एशिया पर तो विशेष रूप से एक डिपार्टमेंट ही हेड किया हुआ है। इस विषय की चर्चा को हम उनकी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा पढ़ने वाली क्लास जैसा होगा, तो हम उस क्लास की तरह ही बढ़ते हैं। और प्रोफेसर साहब, मैं आपके स्टूडेंट की तरह सामने बैठा हूं, आप मुझे बताएं कि दुनिया ट्रैप में है कैसे? धन्यवाद अंकित जी फॉर द इनविटेशन टू दिस शो। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि दुनिया ट्रैप में कैसे है, ये ट्रैप क्या है? देखिए, जो एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का बात करेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी का, हमारा एक्चुअली एट द प्रेजेंट मोमेंट वी कन्फ्रंट टू ट्रैप्स। एक है थुसिडिडस ट्रैप, दूसरा है किंडलबर्गर ट्रैप। ओके। तो ये थुसिडिडस ट्रैप क्या है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो नेम थुसिडिडस ट्रैप है, ये नेम्ड आफ्टर द ग्रेट ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडिडस। एक पेलोपोनेशियन वॉर था जो आप ग्रीक सिटी स्टेट्स का 431 BC, उस टाइम में दो पावर थे, सिटी स्टेट्स होते हैं, लाइक स्पार्टा एंड एथेंस। स्पार्टा वॉज उस टाइम में पावरफुल कंट्री था, डोमिनेंट पावर, उसको हेजेमोनिक पावर बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और एक एमर्जिंग पावर, मतलब एमर्ज कर रहा था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, वो एथेंस था। तो ये स्पार्टन का जो रूलर्स और लोगों का दिमाग में एक भय, एक ऑलवेज सस्पिशन था कि क्या एथेंस एक दिन हमको सरपास कर जाएगा। तो ऐसे होते हुए क्या हुआ ना, दोनों का बीच में लड़ाई हो गया। लेकिन स्पार्टा तो विक्टोरियस हुआ, लेकिन उस टाइम में काफ़ी डेंट भी लग गया, काफ़ी चैलेंज हुआ स्पार्टा को। तो इसीलिए उसी टाइम से ये हम पढ़ते जा रहे हैं कि थुसिडिडस ट्रैप मतलब बेसिकली इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेजेमोनिक और द डोमिनेंट पावर वर्सेस द एमर्जिंग पावर। एग्जाम्पल इज स्पार्टा एंड एथेंस। इसके बीच में मैं एक एग्जांपल ऐड कर सकूं आपकी इजाजत से? ठीक है। एक मूवी है हॉलीवुड की, 300 नाम से। 300 याद है आपको, ध्यान है? उसमें स्पार्टन वर्ड का यूज हुआ है, और वो शायद वो चीज दिखाने का, जो आप 420 BC पूर्व की जो बात कर रहे हैं, वो शायद उसको दिखाने का प्रयास रहा होगा। ये मैं कंटेक्स्ट के रूप में बता रहा हूँ ऑडियंस को, सो दैट दे कैन रिलेट। ओके। तो ये थुसिडिडस जो व्यक्ति थे, ये थे कौन? मतलब फिलोसोफर थे? फिलोसोफर, राइटर, हिस्टोरियन, ग्रेट हिस्टोरियन। उस टाइम के फिलोसोफर थे या उस टाइम के थे? ओके। और आज का दिन में पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हैं, स्कॉलर बोल सकते हैं, अमेरिकन ग्राहम एलिसन,
ये थ्योरी को आगे बढ़ा है ओके, ग्राहम अलिसन। ठीक है। तो क्या थी सर इनकी थ्योरी, क्या थी? बेसिकली है आज का दिन में वो कैसे देखते, ठीक है। देखिए हेजेमोनिक पावर आज का दिन में कौन है? यूएसए है। हाँ, वर्चस्व जिसका सबसे ऊपर है वो सिंस US है। 1945 से 1990 तक आपका कोल्ड वॉर था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, लेकिन फिर भी यूएसए डोमिनेंट पावर था। और पोस्ट 1990 वर्ल्ड ऑर्डर के बाद यूएसए इज द सोल डोमिनेंट पावर। तो उसमें क्या हुआ ना, आप देखिए यूएसए का पूरा कंट्रोल था, अभी भी है, लेकिन आज बोल सकते हैं कि डिक्लाइनिंग हो रहा है। लेकिन आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, आईएमएफ देखिए, वर्ल्ड बैंक देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, WTO हो गया, जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का सब जगह में डोमिनेशन है, इसलिए ये हेजेमोनिक पावर। लेकिन चाइना का जो सडन राइज हुआ है, आपका जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद पोस्ट 1980 के बाद, चाइना इज एमर्जिंग सारे फील्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ग्लोबल पावर के लिए? चाइना देखा कि अपना इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेगा, इसके लिए अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, और जो सारे सप्लाई लाइन से उसको कंट्रोल करना है। ठीक बात। आज का दिन में चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो 2013 में शी जिनपिंग ने इसको एक्चुअली अनाउंस किए थे। इसका एक होता है लैंड कॉरिडोर, ये जो लैंड कॉरिडोर है उसमें कई कंपोनेंट्स होता है। एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप जानते होंगे सिंजियांग से लेके ग्वादार पोर्ट तक पूरा कंट्रोल करना है रिसोर्स को। इसके बाद चाइना म्यांमार साइड में भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस तरफ भी रिसोर्स कंट्रोल करना है। इसके बाद में आपका जैसे है चाइना, इसके बाद इनका जो मंगोलिया रशिया कॉरिडोर भी है। इस तरफ चाइना सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से लेके वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आज का दिन में चाइना लैटिन अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, और चाइना आज का दिन में बोलता है कि हम नियर आर्कटिक पावर है, आर्कटिक में बर्फ पिघल रहा है, स्नो इज मेल्टिंग इन द आर्कटिक रीजन। वो जो आर्कटिक में नॉर्दिक कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड का लड़ाई किया क्यों? व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज क्लेमिंग, बोलता है कि हम ले लेंगे आइसलैंड को, सॉरी इसमें ग्रीनलैंड को क्यों ले लेंगे? क्योंकि वहाँ आपका आर्कटिक रीजन में है, और वहाँ क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस है, वहाँ ऑयल है, उसमें गैस है, और फ्रेश वाटर है। तो इसीलिए जब स्नो मेल्ट हो रहा है और चाइना आर्कटिक नियर आर्कटिक पावर बोल रहा है, तो आप देखिए चाइना पूरा ग्लोबल जो कनेक्टिविटी उसको कंट्रोल कर रहा है। इधर चाइना का जो साउथ चाइना से लेके ये जो MSR बोलते हैं, मैरीटाइम सिल्क रोड कॉरिडोर, पूरा जो ग्लोबल पोर्ट्स देखिए आज का दिन में, ओमान हो गया, जिबोटी हो गया, आपका इटलियन पोर्ट्स हो गया, हम्बानटोटा, सारा पोर्ट को चाइना कंट्रोल कर रहा है। जब ये सारा चाइना आपका जो मैरीटाइम रूट्स, लैंड रूट्स और रिसोर्स, अफ्रीका में क्यों चाइना इतना इंटरवेंशन कर रहा है? इनको रिसोर्स चाहिए, इनको क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स चाहिए। तो इसीलिए अभी कहीं ना कहीं यूएस देख रहा है देयर इज अ थ्रेट, सो चाइना इज एमर्जिंग पावर, तो थ्रेट दे रहा है चाइना। अब तो अमेरिका चुपचाप बैठा था कि हम तो हेजेमोनिक पावर है, तो हेजेमोनिक पावर नाउ इज थ्रेटेंड। अभी डर रहा है चाइना का एमर्जेंस एज एन अल्टरनेटिव ग्लोबल पावर। तो ये जो ग्राहम एलिसन वगैरह जो थ्योरी अप्लाई कर रहा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थ्योरी अप्लाई कर रहा है, ये लोग आज का दिन में इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तो इस थ्योरी यूएस एंड चाइना। इस थ्योरी में किस चीज को बताया गया है कि कौन लीड करेगा, मतलब थ्योरी किस तरह से आगे बढ़ती है? ये थ्योरी क्या बेसिकली है कि ग्लोबल ऑर्डर में एक व्यवस्था होता है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन ग्लोबल ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है। तो आज का दिन में ये हमको दिखाया जाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्लोबल हेजेमोनिक पावर लाइक यूएस वर्सेस चाइना। ये बेसिकली दोनों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। यूएस इसमें है डोमिनेंट पावर, और उसमें इमर्जिंग पावर चाइना है। अगर लड़ाई होता है देन देयर इज ए थ्रेट टू द ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसको बोलते ट्रैप। अगर वार हो गया है वो तो बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आपका इंटर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने सर आज से ना एक हफ्ते पहले एक ऐसे ही सेशन किया था जिसमें हमने कंक्लूड किया था, ऐसे ही डिप्लोमेटिक डेस्क का एक सेशन था कि असल में लड़ अमेरिका और चीन रहे हैं,
बाकी तो सब मोहरे हैं। एकदम सही बात है। देखिए एक चीज है, ये आप जो डिस्कशन पहले कर रहे थे, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। यूएस क्यों इंटरवेन कर रहा है वेस्ट एशिया में, इंडो पैसिफिक में? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है कि रिसोर्स तक कंट्रोल करना है, डॉलर को है जो मतलब बचाना है, लेकिन चाइना को कंटेन करना है। चाइना जिसी तरफ, द वे चाइना इज इंटरवेनिंग इंट्रूडिंग गल्फ कंट्रीज में, ये आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक। बीच में टोकूं, हाँ। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि 1991 से पहले जो कोल्ड वॉर एरा था, जब सोवियत रूस और अमेरिका हर देश के अंदर जंग में आमने सामने तो नहीं होते थे, पीठ पीछे खड़े होते थे, प्रॉक्सीज थे, तो बिल्कुल वही प्रॉक्सी का कोल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार पावर में अमेरिका और चाइना लड़ रहे हैं। Yes, you can say Cold War 2 in the sense between United America and China. क्योंकि मुझे तो लगता है ये ज्यादा मतलब थ्रेटफुल इन द सेंस, रशिया इतना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर नहीं था। द वे चाइना हैज इमर्ज्ड, आप देखिए जो सप्लाई चेन है, 90% ऑफ द ग्लोबल सोलर पैनल्स, हम आजकल बोलते हैं ग्लोबल सोलर एनर्जी, 90% ऑफ द पैनल्स किसके पास है? चाइना के पास है। अब देखिए सेकंड में आ रहा हूँ, अब रेयर अर्थ मेटल्स उन्हीं के पास है 90%। इसके बाद में ये जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सारे जो है चाइना से लेते हैं, वो भी 90% है वहाँ पे। इसके बाद में सेमीकंडक्टर्स। तो ग्लोबल सप्लाई चेन आप देखेंगे जितने भी है, आप ये ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स ले लीजिए, इसके बाद आपका सोलर पैनल्स ले लीजिए और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ले लीजिए, चाइना का यू कैन से ह्यूज डोमिनेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन। अच्छा सर, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हमेशा ऐसा होता आया है कि अचानक कोई ऐसी इमर्जिंग पावर आती है? नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप देखिए, आप पहले जाइए, कितने एम्पायर्स देखे होंगे, डच, स्पेनिश, ब्रिटिश। जब ब्रिटिश आया था, एक आपका फ्रेजियोलॉजी है, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, था कि नहीं? हर जगह में ब्रिटिश एम्पायर था, कंट्रोल कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते थे, अदर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते थे। फिर यूएसए ने रिप्लेस किया ब्रिटिश को एज द ग्लोबल पावर। लास्ट 1956 जो सुएज कैनाल का वार के टाइम के बाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस खत्म, उसी दिन से अमेरिका चल रहा है। वो कहानी थोड़ा बताइए ना, क्या हुआ था उसमें सुएज कैनाल का वॉर के समय? देखिए, सुएज कैनाल का टाइम में प्रेसिडेंट नासिर थे इजिप्ट का, ठीक है, तो उस टाइम में नेशनलाइज कर दिए सुएज कैनाल को, अब ये हमारी संपत्ति है, संपत्ति हो गया। और उससे पहले सुएज कैनाल पे कंट्रोल किनका था? उसमें तो ब्रिटिश ने उसको बनाया था, लेकिन जब इसको नेशनलाइज कर दिए, इसके बाद में फिर लड़ाई शुरू हो गया। आप जानते हैं ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब लड़े। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, फिर अमेरिका का दबाव था, हट जाइए, क्योंकि अमेरिका शुरू कर दिया था अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल लीडरशिप का। तो उसमें क्या हुआ ना, ब्रिटिश एम्पायर पूरा कोलैप्स कर गया था। जो ब्रिटिश पाउंड था ना, ये भी ग्लोबल, वंस अपॉन टाइम पाउंड वाज द ग्लोबल करेंसी, जैसे आज डॉलर है। आज डॉलर है। आप कॉलोनियल पीरियड जाइए, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ऑल्सो आप देखिए, सारे कंट्रीज जो है पाउंड्स में खरीद करते थे, बॉन्ड्स खरीद करते थे, शेयर मार्केट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये ग्लोबल ट्रेडिंग था। 56 में खत्म। आप देखिए 1971 क्यों मैं बता रहा हूँ, 1971 में डॉलर को क्यों डीलिंग किया गया है? कोई डर ही खत्म हो गया। इसका रीजन है ये आपका गोल्ड से रीजन है उसमें, क्योंकि ब्रिटिश 1971 तक वहां था, सोवरेन राइट्स ब्रिटिश। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज जो देख रहे हैं, संयुक्त अमीरात, उसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसल खाइमा, उमुल कैन, ये सारा 19 सारे कंट्रीज जो सेक्टम्स थे, 71 में सेपरेट सोवरेन नेशन स्टेट बना है। कतार ब्रिटिशर्स के पास थे तब तक। हाँ, कतार कब 71, कुवैत 61। तो अमेरिका तब तक चुप रहा, जब देखा ब्रिटिश पूरा खत्म हो गया, चला गया, विड्रॉ कर लिया तुरंत। यही हांगकांग के साथ भी किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, मकाओ के साथ। तो जो गल्फ में पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया में अमेरिका को फ्री राइड मिल गया, तो घुस गए। तो फिर डॉलर को वो लोग आपका ये गोल्ड से डीलिंग किया और पेट्रो डॉलर का गेम शुरू हो गया। तो उसी दिन से चल रहा है। रशिया इतना रिफ्लेक्स नहीं कर पाया, देयर इज ए चैलेंज, लेकिन चाइना आज का दिन में चैलेंज कर रहा है, क्योंकि आप देखिए ईरान में सारे चाइनीज प्रोजेक्ट्स है, यूएई में भी है, सऊदी में भी है। आजकल सऊदी अरेबिया, यूएई, आजकल जो इनका सोवरेन वेल्थ फंड्स होता है बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि रेंटियर इकोनॉमी है। आप जितने भी बोलिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, फिर भी ये लोग डिपेंड करते
ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो वो जो पैसा आता है तो वो लोग बोलते हैं सोवरेन वेल्थ फंड, देश का पैसा, देश का पैसा। ये लोग क्या करते हैं ना, इसको इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? दुनिया के और देशों में। दुनिया बेसिकली एशिया में, बेसिकली एशियन कंट्रीज मेजर, दुनिया में तो करते ही है। आपका सबसे इंडिया, स्टॉक चाइना, मार्केट्स में करते हैं, पेंशन फंड्स में आपका रियल एस्टेट में गुड़गांव में जाइए, एमआर प्रॉपर्टी है। एमआर प्रॉपर्टी कहाँ का है? दुबई का है। दुबई का है। तो ये सारे जो इधर सब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप चाइना में करते, ये एक सोवरेन फंड का बहुत बड़ा, सेम एज नॉर्वे जब पीएम गए थे तब ये बहुत चर्चा में आया, बहुत चर्चा में। तो इसीलिए आप ये जो इशू देख रहे हैं ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट। हाँ सर, अब इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। मैं जितना थोड़ा बहुत पढ़ पाया, मैंने ऑब्जर्वेशन ये किया कि हिस्ट्री के जो करंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिस समय में हम अंग्रेजों की बात दुनिया के लिए करते हैं, उस समय पर पावरफुल होने का मतलब होता था कि समुद्र पर जिसका कब्जा हो गया, रॉ मटेरियल पर जिसका कब्जा हो गया, और जिसकी मसल पावर अच्छी हो गई। जब इनके पास सब अच्छा हो गया, साथ में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर डाला। ये 3-4 ऐसे कंपोनेंट हो गए थे कि अगर आपके पास ये है तो आप पावरफुल हो। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यही किया, रॉ कंट्रोल कर लिया, नेवल सुपर पावर बन गए, कोयला वगैरह बढ़िया से पकड़ लिया और बन गए पावरफुल। ओके, टाइम चेंज होता है। एक टाइम आता है अमेरिका और यूएसएसआर का। जब इनका टाइम निकल कर आता है, इस समय पर इन्होंने थोड़ी परिभाषा को बदला। इन्होंने नेवी के जो ठिकाने थे वो वर्ल्ड वाइड इस तरह से किए कि नेवल पावर होने का मतलब किसी देश पर कब्जा करना नहीं है, उसके पानी पर कब्जा करना है, जरूरत पड़े तो वहीं गोला फेंक देना है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपनी तरफ से कमांड बनाए हुए हैं। इंडो पैसिफिक कमांड बनाया हुआ है, सेंटकॉम कमांड बनाया हुआ है, एशिया पैसिफिक। ये कमांड जितने बने हुए हैं, ये अमेरिका की ग्लोबल सुप्रीमेसी का तरीका बन गया। रशिया ने भी सेम यही काम सोवियत रूस के टाइम पर किया। अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस रहा हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया रहा हो, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी रहा हो, ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट में, इवन क्यूबा देख लो, इवन लैटिन अमेरिका देख लो, मैक्सिमम क्षेत्रों में, वेनेजुएला तक में ये सब चीजें रही। इन लोगों ने एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी अपनाई कि भाई पावरफुल कौन? बोले जिसके पास में बढ़िया न्यूक्लियर आर्सेनल है, जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, जिसके पास में रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्यूल जिसके पास है, ये लोग वहां से पावरफुल बन के निकले। लेकिन चाइना का जो इमरजेंस है, ये इस पूरी की पूरी बैठी बिसात से थोड़ा अलग दिखता है। इसके बाद हाँ, मतलब इसमें सप्लाई चेन को पकड़ा कि तुम्हें फुलझड़ी चाहिए तो वो भी मैं दूंगा, तुम्हें हवाई जहाज चाहिए तो भी मैं दूंगा। ये देखिए एक बाजार हो गया। चाइना का इनका डिफरेंस देखिए। आप जैसे सेंटकॉम का बात बता रहे थे, इंडो पैसिफिक कमांड, अफ्रीकन कमांड, अमेरिका का डिफरेंट कमांड्स था, समुद्र के ऊपर कंट्रोल डिफरेंट रूट्स के ऊपर। इसके बाद रसा भी कंट्रोल का कंपटीशन कर रहा था। लेकिन चाइना का थोड़ा हटके है, इन द सेंस चाइना का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहा है कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स, नॉट द मिलिट्री कनेक्टेड रूट्स, ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स का जो देखिए ग्लोबल ट्रेड रूट्स आज का दिन में चाइना का पूरा कमांड है। हम तो बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, कभी कभी जापान, यूरोप, अफ्रीकन का कॉरिडोर का बात करते हैं, आईमेक का, डिफरेंट कॉरिडोर्स का बात होता है। लेकिन आज का दिन में पूरा सा सप्लाई ट्रेड रूट्स चाइना का 100% कंट्रोल। क्यों कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि अगर कंट्रोल करेगा उसको ट्रेड को मजबूत करेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। और दुनिया ने देख भी लिया। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल में आने से, ईरान के कंट्रोल में आने से पूरी दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ग्लोबल जीडीपी पर रिसेशन के असर आने लग रहे हैं। इसलिए ट्रेड रूट का महत्व है। लेकिन मैं सर इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ, ये चाइना ने एक्सप्लोर किया या इससे पहले लोग कर चुके थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्वेज कैनाल जो कन्फ्लिक्ट आपने डिस्कस किया, वो पहले भी ब्रिटिशर्स को इसका महत्व पता था। ऐसे ही जिब्राल्टर स्ट्रेट को उठाकर देखें तो उस पर आज भी ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं। बहुत सी ऐसी लोकेशंस, जैसे अगर आप बात करें फ्रांस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय की पावर फ्रांस भी था ब्रिटेन के साथ साथ। वो उत्तरी अमेरिका के अंदर उन क्षेत्रों में बैठा हुआ था। फ्रेंच गुयाना उदाहरण है इस बात का। पनामा में जाकर के अमेरिका वालों ने अपना कंट्रोल बना के रखा। मतलब रूट्स पर कंट्रोल करने की फितरत विशेष रूप से वेस्टर्न साइड में तो वेस्टर्न कंट्रीज ने पकड़ रखी थी। लेकिन चाइना ने जब से साउथ चाइना सी को पकड़ना शुरू किया, बाबल मंडल को पकड़ना शुरू किया, मलक्का पे कंट्रोल करना शुरू किया, सीपैक बनाना शुरू किया, तब समझ में आया कि ये भी ट्रैक समझ गया है, ट्रैक समझ गया है। और इसके साथ और एक चीज जो है कंट्रोल ओवर द क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस। चाइना क्या देखिए एंटायर ये नई चीज है, सबसे रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस। आज का जो जमाना है
एआई जमाना है। ये जो वार बंदूक से नहीं होगा, अभी होगा एआई वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट्स अ टेक्नो वारफेयर। आप देखिए ना सर, बीते जो 4 साल हुए हैं जब से रशिया यूक्रेन हुआ है, ड्रोन्स ने युद्ध की दिशा बदल दी। आप ईरान का देखिए, ईरान आज का दिन में मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रोन्स बनाता है, और उनके पास सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। ईरान का जो वार मशीनरी सारा कंसंट्रेशन हुआ किसके ऊपर? 2 चीज, एक है ड्रोन और सेकंड जो है आपका मिसाइल्स के ऊपर। आप जानते हैं जो एसिमेट्रिक वारफेयर ईरान ने लॉन्च किया था, एसिमेट्रिक वारफेयर मतलब वो जानते हैं कि यूएस इज ए ग्रेट पावर, वो कन्वेंशनल वारफेयर में दे सकेंगे नहीं, तो इसीलिए वो क्या कि ड्रोन बनाते गए। ठीक है, उन लोग का जो थॉड मिसाइल्स वगैरह वो मिलियंस डॉलर से, ये थाउजेंड्स 20,000 डॉलर, ये ड्रोन्स जो है। तो मैथमेटिक्स एरिथमेटिक्स ऑफ वार देखिए, इसको एरिथमेटिक्स ऑफ वार पढ़ना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आज अमेरिका क्यों दबाव में, बिकॉज ऑफ द एरिथमेटिक्स गेम प्लेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ड्रोन वर्सेस थॉट, आप देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट। अच्छा, इसकी शुरुआत अगर आप ऑब्जर्व करें ना सर, मतलब दुनिया के लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये स्टडी है। ये कहानी शुरू हुई रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान, प्रैक्टिकली जब देखा गया कि तुर्की का जो बायरक्तार ड्रोन था, वो यूक्रेन की तरफ से लड़ा रशिया की मिसाइलों के खिलाफ, रशिया के ठिकानों के खिलाफ, और रशिया को बैकफुट पे हटना पड़ा कि ये तो मामला छिन रहा है मुझसे। यूक्रेन अंदर तक घुस गया। उस समय पर ईरान की ये पावर, कि ईरान कितना विजनरी है, उसने 2 बड़े तरीके अपनाए। एक अपना मोज़ेक सिस्टम डेवलप किया जिसको आप एसिमेट्रिक वॉर कह रहे हैं, कि मैं तुमको समझ ही नहीं आऊंगा कि मेरा डिफेंस सेक्टर है कहां। पूरी टनल खोद कर, कहते हैं कि उसकी टनल बनाने में नॉर्थ कोरिया ने उसकी मदद करी। टनल में उसका बहुत बड़ा रोल है। इंटरेस्टिंग इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये डिस्कशन में होता है कि नहीं, लेकिन ईरान क्यों मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आज का दिन में, वही है इसका जो है मोजाइक डिफेंस सिस्टम। इसके बाद में इनका जो ज्योग्राफिकल टेरेन, इनका जो वेस्टर्न पार्ट है वो है आपका एक्चुअली माउंटेनस रीजन से, पर्टिकुलरली जो आपका उधर में, फिर नॉर्थ में भी माउंटेनस रीजन है। इसके बाद में मिडिल जो है ना, उसमें इसको बोलते हैं दस्ते कबीर दस्ते लूट, मतलब डेजर्ट लैंड्स है, उसमें भी घुस नहीं सकते। तो ये इनका जो ज्योग्राफिकल टेरेंस का बेनिफिट्स लिया। इसके बाद में जो 7 आइलैंड इनका चेन्स है, सबसे इम्पोर्टेंट है हॉर्मुज स्ट्रेट में उनका जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ का। आप एंटायर जितने भी शिप्स पैसेज हो रहा है, मिलिट्री शिप्स, कमर्शियल शिप्स, और उसके बाद जो आप कोई इंटेलिजेंस का जो इंफॉर्मेशन लेना है नीबरिंग गल्फ कंट्रीज का, वो वहीं से ले लेते हैं। कैसे? वहाँ एक है हॉर्मुज भी एक है आइलैंड, है। इसके बाद केसम है, केसम सबसे लार्जेस्ट आइलैंड, उनका अंडरग्राउंड मिसाइल से, वो लाराक से, वो बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन राडार्स वगैरह रखे। हैंगम भी है। इसके बाद में और 2-3 है, इसको बोलते हैं अबू मूसा, ग्रेटर तुन्फ, लेसर तुम। ये पूरा यूएई के साथ झगड़ा है। और यूएई का पूरा एकदम वेरी नियर टू दोस आइलैंड्स। तो उसमें क्या है ना, वो यूएई को मॉनिटर करते। तो ये इनका डिफेंस आर्क है। जैसे नहीं हमारा एक मिसाइल सिस्टम है सुदर्शन चक्र बोलते, तो इस टाइप का सुदर्शन चक्र जैसे वहाँ काम करते थे। वेरी लोगों को पता, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में केवल पानी नहीं है, 7 मेजर आइलैंड्स हैं जिससे ईरान खेल रहा है। वो डिफेंस आर्क है, ये शील्ड है, ये बैकबोन है उनका। तो वो मैं जैसे बता रहा था सारी चीजें इसके बारे में। तो ये बहुत ही बड़ा asset in the sense in terms of आपका underground missiles, radars and all kinds of war machineries। तो इसीलिए इनके साथ जो sustained war करना difficult है। क्योंकि आप और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ईरान का जो अंदर का बात है, इनका जो क्यों ये लोग जितने भी लीडर्स को उड़ा दिए, आपको मालूम होगा, डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी। व्हाई डिड द डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी फेल? क्योंकि इनका मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। आपका विलायती फकीह जो इस्लामिक लीडर तो है, उसके बाद एक सुराय निगाहवन है, इस्लामिक ज्यूरिस्टिक काउंसिल है, सुराय खोबरेगान है। ये बहुत ही मल्टी लेयर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर है, वैसेज फोर्सेस होता है, वो इंटरनल स्ट्रॉन्ग होता है अंडर आईआरजीसी। आईआरजीसी इज वेरी पावरफुल। इसके बाद अल-कुद्स बैठा है। अल-कुद्स का काम क्या है? हुती को थोड़ा इंस्टिगेट कर देगा, प्रॉक्सीज को हिजबुल्लाह को कर देगा। इसके बाद इंटरेस्टिंग और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो शायद जनरल पब्लिक को मालूम है, बुनियाद बोलते हैं।
अच्छा, बोनियार्ड में क्या होता है ना, ये मेजर इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, रियल एस्टेट का, इन्वेस्टमेंट का। ये लोग जो जो पैसा कमाते हैं ना, ये सारे जो है आईआरजीसी कंट्रोल्ड है, और आईआरजीसी का जो फॉर्मर कमांडर्स होते हैं ना, वो बोनियार्ड्स का मेंबर है। तो आप ईरान को देखिए, जियोग्राफिकली बहुत ही पावरफुल है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल टेरेन, 7 आइलैंड्स। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, माउंटेनस एंड डेजर्ट्स। इसके बाद जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ बेसिस फोर्स। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मल्टी लेयर्ड है। इसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑल्सो पैरेलल है, बोनियार्ड है। वो सब एक्चुअली हैंड्स इन ग्लोब, ये स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है, जिसके लिए ईरान आज का दिन में थोड़ा सा मतलब पोजीशन में है टू फाइट द वॉर। ये रीजन जिसे, तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम जो ऐसे अगेन इसको, लेकिन सर इस वॉर को फ्यूल करता है ऑयल परचेज करना। और मुझे जो बहुत हद तक दिख रहा है कि अगर ईरान से चाइना ऑयल परचेज नहीं कर रहा होता, अगर चाइना 80% ईरान का ऑयल नहीं परचेज कर रहा होता, तो ईरान इतने दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता। क्योंकि इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। यस, इसीलिए अमेरिकन चाइना का लड़ाई है, क्योंकि ईरान का जो 80% ऑयल चाइना खरीद करता है। तो इसलिए सस्टेन कर रहा है, आर्म्स ले रहा है, क्लैंडस्टाइनली आर्म्स ले रहा है, पैसा ले रहा है। और इसके बाद में सिर्फ हॉर्मुज रूट नहीं है, चाइना का एक अल्टरनेटिव रूट है थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट्स। आपका जो कजाकिस्तान, जो तुर्कमेनिस्तान रूट है, सिंजियांग प्रोविंस चाइना का, वहां से भी जा रहा है उस तरफ। और एक चीज है, रस्सा से जो सप्लाई मिल रहा है ना, और एक रूट है। वो रूट क्या है? आपका जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, आपका जो नॉर्दर्न पोर्ट्स है ना ईरान का, इसमें बोलते हैं पोर्ट बंदर अंजलि, जो उसमें कैस्पियन सी में खुलता है, कैस्पियन सी में, वो डायरेक्ट लिंक करता है पोर्ट अस्त्रखान जो रसिया का पोर्ट, उसमें भी कारोबार चल रहा है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये रूट अगर बंद हो रहा है ना, आपका दूसरा कैस्पियन सी रूट खुला हुआ है, यू कैन हैव ट्रेड विद रसिया वेरी फ्रीली। इसके बाद सिंजियांग खुला हुआ है, सेंट्रल खुला हुआ है, रूट तो खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि चाइना, अगर अमेरिका सोच रहा है कि मैंने हॉर्मुज बंद कर दिया, तो ये गलत फहमी है। वो दूसरा रूट भी तो चालू है जैसे कि अभी गल्फ कंट्रीज। लेकिन सर इसने जो अपना मैक्सिमम ऑयल रखा था वो तो खर्ग आइलैंड पर रखा हुआ, खर्ग आइलैंड 90%। तो उस स्थिति में वो उतना तेल तो वहां से नहीं निकाल पाएगा नदर्न आइलैंड से। डेफिनेटली, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन बात है कि जैसे सऊदी ने अपना एक रूट और निकाल लिया, जैसे कि सऊदी ने वेस्ट ईस्ट रूट निकाल के आपका जेदा का थ्रो में ऑयल, इन्होंने फुजरा निकाल दिया, जैसे कि फुजाइरा एंड जो हफ्सान जो है, सोहार वगैरह दे के जाएगा। तो अल्टरनेटिव रूट्स तो है, लेकिन फिर भी हॉर्मुज सबसे बेस्ट सप्लाई रूट है, नियरेस्ट एंड वेरी मच क्लियर रूट है। लेकिन अल्टरनेटिव रूट्स तो है, अभी चल भी रहा है। तो अभी हम जो स्ट्रैप की बात कर रहे थे, उस स्ट्रैप में हमने 2 बातें पकड़ी। वो बात ये थी कि असल में 2 पावर्स हैं और उन दोनों की झगड़े में पूरी दुनिया बंधक बन चुकी है। और पूरी दुनिया का बंधक बनना एक नया पैटर्न दिखाता है। एक तरफ वो सुप्रीम पावर खड़ी है, वर्चस्ववादी पावर अमेरिका, जिसने दुनिया को मसल पावर से कंट्रोल किया, मिसाइल से कंट्रोल किया, बम से, पैसे से, डॉलर से, सबसे कंट्रोल किया। एक तरफ वो खड़ा है जिसने सप्लाई चेन को पकड़ लिया। और आज के दौर में जब से क्रिटिकल मिनरल उसके कंट्रोल में आए हैं, तब से तो ऑलमोस्ट लगने लगा है कि इसका कंट्रोल अब पूरी तरह से वाकिफ हो चुका है कि भैया क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, सेमीकंडक्टर्स भी हैं, रॉ मटेरियल्स भी, सब कुछ उसके पास है। और अब धीरे धीरे उसने ट्रेड रूट भी पकड़ने शुरू कर दिए। ठीक है, अब लेकिन सर एक बात बताइए कि जब इस तरह के जब ट्रैप क्रिएट होते हैं, क्या इन ट्रैप्स में भारत जैसे देश कभी भी वो जगह लेते हुए दिखाई देते हैं? क्यों पूछ रहा हूं मैं इस बात को कि कभी ना कभी चाइना ने जब इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई होंगी, भारत ने 1990 में ओपननेस अपनाया, ये 1980 में अपना लिए, तो भारत को किस तरह से देखना चाहिए खुद को, कि वो क्या बनता हुआ देखे? खुद को अमेरिका बनता देखे, रशिया बनता देखे, चाइना बनता देखे, क्या बने? देखिए, भारत एक मेजर पावर है। एक्चुअली हम लोग को अपने हिसाब से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो कि इंडिजिनस होना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन चाइनीज एक्चुअली सप्लाई चेन, क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन कभी भी रिलायबल नहीं है। आप जानते हैं, मलाका स्टेट के ऊपर हम भी डिपेंड करते हैं, ताइवान स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इंडिया जो है अपना सप्लाई चेन को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। मैं 2-3 चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम जो है, जो नेचुरल गैस वगैरह है, हम काफ़ी हद तक एक्चुअली ऑटोनोमस से इंडिजिनस है। अब देखिए, आज का दिन में आपका जामनगर पोर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन है, नॉट चाइना, इट इज इंडिया। और इसके बाद पारादीप जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में,
तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इंडिया कैन इमर्ज एज ए ग्लोबल सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम, डीजल, अच्छा, aviation fuel. Yes, I say with credibility, petroleum, diesel, aviation fuel and other petrochemical products. कारण क्यों बता रहा हूँ? कैसे? बता रहा हूँ। जामनगर पोर्ट आपका पूरा नियर टू ओमान, हाँ हाँ, यूएई, आप वहां से इंपोर्ट करेंगे ऑयल एंड गैस, ला के यहाँ रिफाइन किया करके फिर दोबारा हम आज का दिन में यूएई और ओमान को देते पेट्रोलियम। अच्छा, रिफाइन हम करते Yes, हैं, उनको बेचते हैं। इसके बाद हम साउथ अफ्रीका को देते हैं, केनिया को देते हैं, इथियोपिया को देते हैं, एंड टू सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो आप इसको देखिए अच्छा से, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, मैं तो एक एक चीज को अगर लूंगा तो सारे डिटेल्स पेट्रोकेमिकल के माध्यम से आप देखेंगे तो इंडिया इज द इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट एंड द बेस्ट एग्जांपल इज जामनगर। तो अगर आप देखिए वेस्टर्न कॉरिडोर, आप देखिए ईस्ट अफ्रीका, दर वेरी क्लोजर, नाइजीरिया आप जानते हैं, वहां भी तेल है, वहां से भी हम इंपोर्ट करके यहाँ फिनिश्ड पेट्रोलियम बना सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं आराम से। तो ये एक चीज हो गया। और इस एक टाइम पर सर, अगर मैं सही हूँ, मुझे ऐड करिएगा, एक टाइम पर जो पारादीप द्वीप जो अपना आइलैंड है, वो पोर्ट है, वहां से उड़ीसा से निकला हुआ जो लोह का मिनरल वो था, रॉ मटेरियल था, अयस्क था, वो यहाँ से जापान वाले लोग लेके जाते थे, वहां रिफाइन करते थे और हमें ही आकर के लोहा बेच के जाते थे। लोहा बेचते थे। पारादीप पोर्ट मैंने काफी स्टडी किया, आई बिलोंग टू दिस रीजन। ओके, आप देखिए पहले मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे आयरन ओर एंड ऑल काइंड्स ऑफ रॉ मेटल्स, वहां से फिनिश प्रोडक्ट आता था। लेकिन आज का दिन में पारादीप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल रिजर्व इन इंडिया एंड इज इन साउथ ईस्ट एशिया। आज का दिन में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं पूर्वोदय, राइज ऑफ द ईस्ट। इसका मीनिंग है कि हम सिर्फ हमारा इंडियन स्टेट्स के लिए नहीं है, हम लोग आज का दिन में हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, एविएशन फ्यूल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ पेट्रोकेमिकल हमारा जो ऑटोनॉमी है, लेकिन ये तो सही बात है कि नेचुरल आइटम है, नेचर तो हम लोग के पास वो नहीं है सफिशिएंट, तो हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस बात में मैं आपकी बात को ना एक बात से और बैक कर देता हूँ। जापान के पास तो कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन तब भी वो वर्ल्ड पावर बन के बैठा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, और उसने दुनिया भर का रॉ अपने यहाँ मंगाया, रिफाइन किया और फिनिश गुड बेचा, टेक्निकल गुड्स बना के बेचा। तो भारत कहीं उस हद तक आगे बढ़ रहा है। नहीं, मुझे लगता है, मैं एक एक चीज आपको दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड हमारा ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, वी आर वेरी कमिटेड रिसोर्स। ये एक चीज मैं दे रहा हूँ आपका, इंडिया का जो रोल सब बता रहे हैं, मैं एक एक चीज आ रहा हूँ। ये हो गया गैस के बारे में। आप जानते हैं एलएनजी प्लांट, एलएनजी हमारा दहेज में है जो गुजरात में, इसके बाद में कोची में है, एक धामरा उड़ीसा में है। वो भी जो है एलएनजी बन रहा है, वो पूरा एंटर इंडिया नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में हो सकता है हम लोग इसको नेपाल और भूटान के साथ भी कनेक्ट हैं, ये लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो है एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, पीएनजी हो गया, इसके बाद एलपीजी हो गया, और अदर सेक्टर है जो फूड सेक्टर। आप जानते हैं आज का दिन में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस। एंटायर गल्फ कंट्रीज बिरयानी इनका होता है। बिरयानी जो प्रोडक्ट्स होता है ना, वो पूरा डिपेंडेंट अपॉन इंडिया बासमती राइस के ऊपर। इसके बाद बुफालो मीट हो गया, मसाला आज का दिन में जो स्पाइस हो गया, इंडिया इज द लीडर इन द स्पाइस मार्केट इन द वर्ल्ड, 80% है। इसके बाद आपका फ्रूट्स। नहीं सर, ये सारे प्राइमरी गुड्स हैं। प्राइमरी गुड्स में जब भी आप लीड लेते हो ना, तो वैल्यू ऑफरिंग नहीं दे पाते। ये बड़ा आयरनी है कि हम लोग देते तो माल बहुत सारा है, वैल्यू बहुत कम पाते हैं। अमेरिका देता टेक्नोलॉजी है। अब चैट जीपीटी जैसी कोई चीज बनाई उसने, $1 बिलियन कंपनी बनकर खड़ी हो। वैल्यू एडिशन का बात सही है आपका, एकदम सही बात है। टेक्नोलॉजिकल मतलब जो इंटीग्रेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम अचीव कर चुके पेट्रोकेमिकल एंड गैस में, लेकिन एक चीज है कि फूड में तो हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे, इस सस्टेनेंस, ये लाइफ सस्टेनेंस के लिए। लेकिन एक चीज में हम जबरदस्त अचीवमेंट किए, वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिकल्स। आज का दिन में हम 20% ग्लोबल जो, इसमें भी सर मैं आपको एक और विजन देता हूँ, व्यू पॉइंट देता हूँ, आप अपनी तरफ से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत जेनरिक दवाओं का बिल्कुल भंडार माना जाता है, यहाँ से ग्लोबल लीडर है, वैक्सीन के सप्लायर हैं, हमने बहुत से देशों को दिया। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड करिए सर, पेटेंट वाली जब दवाइयों की बात आती है तो भारत कहीं नहीं खड़ा है।
और जब बात पेटेंट वाली दवाइयों की आती है और जब ये देखते हो ना कि फार्मा में एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, वैल्यूज तो हम नंबर में तो ज्यादा बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। वैल्यू बहुत कम है। और वैल्यू में आयरलैंड जैसा देश जो कि पेटेंटेड दवाइयां बेचता है, वो हमसे बहुत आगे खड़ा है। ये सही बात है। तो इसमें क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की लड़ाई है सर। नहीं, ये सही बात कि हम क्वालिटेटिवली आगे हमको मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जैसे सपोज फॉर एपीआई हो गया, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह, हमको इसमें पूरा इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस होना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जैसे पेटेंटिंग का बात बता रहे हैं, हमारा जो इंडिजिनस वे में टेक्नोलॉजी को काफी हार्नेस करना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो देन वी कैन अचीव वैल्यू। क्या आपको नहीं लगता सर, आप जेएनयू जैसे संस्थान से आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च को लेकर के उस बात का महत्व समझे? क्योंकि अल्टीमेटली ये जितनी भी लड़ाइयां हैं ना, ये ज्ञान से शुरू होती हैं। ज्ञान है तो आपको इसका महत्व समझ में आता है। जैसे मैं कल ही एक सेशन कर रहा था हमारे चैनल पे, म्यांमार को लेकर के चाइना और भारत कन्फ्लिक्ट में है क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स निकलते हैं और उनको चाइना वाले एक्सप्लोर करके निकाल के ले जा रहे हैं। अब जब उनको लेकर जा रहे हैं तो मैं मतलब अपने सेशन में डिस्कस कर रहा था कि म्यांमार के जो कचिन फोर्सेस हैं, हाँ, वो लोग जो हैं, अगर वो इन मिनरल्स को निकाल भी लें तो करेंगे क्या? आज भारत के पास दुनिया के 3rd लार्जेस्ट रिजर्व हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, लेकिन हम निकालते कितना है दुनिया की जरूरत का? 1%। तो आपके पास रिजर्व भरकर है, निकाल 1% रहे हो। इसका मतलब आपको असल में एक्सपर्टाइज जहां लानी है वो टेक में लानी है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि हमको टेक्नो मैनेजरियल एक रिवोल्यूशन चाहिए, न्यू टेक्नो मैनेजरियल रिसोर्स। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था ना। हाँ, ग्रीन रिवोल्यूशन ये बहुत जरूरी है। हाँ। और युवा पीढ़ी को आगे जाना पड़ेगा इसी फील्ड में, क्योंकि रीजन क्या है ना, आप जितनी इंस्टीट्यूशन से, IIM से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से, जैसे IIT को मिला के, तो उनको मेरे ख्याल से एक विजन होना पड़ेगा। सपोज विजन हमारा तो है विजन 2047, लेकिन टेक्नो मैनेजरियल फील्ड में सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फील्ड स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ, फील्ड स्पेसिफिक हमको ईयर मार्क करना जैसे पड़ेगा। ISM धनबाद को दे दिया था कि भाई तुम माइनिंग में सोचो। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास सोलर का काफी पोटेंशियलिटी है, हमने ईयर मार्क कर चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, लेकिन उसके लिए हमको टेक्नो मैनेजर रिसर्च एडेक्वेटली इक्विप करना पड़ेगा। सोलर को एनर्जी को कैसे हार्नेस करेंगे, टाइडल एनर्जी को कैसे हार्नेस करेंगे, इसके बाद हाइडल एनर्जी को कैसे हार्नेस करेंगे, हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को कैसे करेंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से टेक्नो मैनेजरियल साइंस ओरिएंटेड रिसोर्स को काफी हद तक ऑगमेंटेशन जरूरी है। इसके लिए फंडिंग भी बहुत जरूरी है। फंडिंग भी बहुत जरूरी है। अब इसको ऐसे पकड़ते हैं सर, जैसे ना मैं थोड़ा सा वक्त IIT में बिताया हूँ, पढ़ा हूँ मैं वहाँ से। मैंने ना ऑब्जर्व क्या किया कि जो वहाँ का बहुत अच्छा बच्चा है जो पढ़ लिया, वो विदेश क्यों भागता है? उसके पीछे का बड़ा लॉजिक होता है कि उसको पढ़ने के बाद अगर हायर स्टडीज करनी है तो भारत के अंदर करने के लिए उसके पास MTech है, PhD है। उसके बाद उसके पास एवेन्यूज क्या हैं? तो आंसर निकल के आता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाओ। आपको कोई कंपनी आपके इस रिसर्च के लिए हाई पैकेज ऑफर ही नहीं कर रही है। एक आध कोई रेयर कंपनी आ जाए, राइट। अच्छा, वहीं अमेरिका में अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च किया है तो उस रिसर्च को स्पॉन्सर प्राइवेट कंपनीज करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि हम आपको इस चीज के लिए फंड करेंगे, आप रिसर्च करो और यहीं से जॉब सिक्योरिटी पाओ, ये रिसर्च लेके मेरे यहाँ चले आओ। मतलब वहां पर प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा विचित्र मतलब एग्जाम्पल भी, और हमें समझना भी चाहिए। आज नासा ने अर्थ के जो नियर अर्थ ऑर्बिट्स हैं वहां पर अपने रॉकेट छोड़ना बंद कर दिया है। वो कहता है प्राइवेट कंपनी छोड़ेंगी। वो SpaceX को बोल दिया, वो एरिजोना को बोल दिया कि तुम लोग छोड़ो भाई, ये हम क्या करेंगे इसमें। उधर की तरफ खुद क्या कर रहा है, इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए निकल गया। हमारे देश में ना, मतलब चूंकि आप ऐसे संस्थान में ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आते होंगे जहां आपकी एडवाइजेस काम आती हो, भारत को ना वैल्यू सेंट्रिक काम पर फोकस करना पड़ेगा। और जब हम वैल्यू सेंट्रिक काम पर फोकस करेंगे तो उसके लिए रिसर्च की बहुत जरूरत है। हमारे पास टैलेंट ऐसा है जिसने अमेरिका को चला रखा है, जिसने दुनिया भर के देशों को चला रखा है। अगर हम उस टैलेंट को रोकने में कामयाब हो जाएं, ये सही बात है। हमारा जैसे ग्लोबल डायस्पोरा देखिए, इंडिया वर्ल्डली रिनाउंड है ग्लोबल डायस्पोरा। आप देखिए आज का दिन में जो गल्फ कंट्रीज है, 9 मिलियन
जो है टोटल हमारा मिला के उसमें 1 करोड़ अराउंड है। दुबई में से तो 45 लाख से। तो लेकिन ये जो हमारा जो डायस्पोरिक पॉपुलेशन एक्सपैट्रिएट्स लेबर से मोस्टली फ्रॉम अनस्किल्ड देन सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड में लिमिटेशन है। नहीं, इसमें दो तरीके हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप बताइए। बताइए। जो पढ़ लिख गए, अच्छे आईआईटी एनआईटी से पढ़ लिख गए, किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख गए, वो लेबर बन गए जाके अमेरिका में बन गए। वो अमेरिकन लेबर, वो स्किल्ड लेबर है, वो चले गए अमेरिका या फिर हाई पेइंग जगह। जो लेस स्किल्ड हैं या फिर वो स्किल्ड जिनको सेमी स्किल्ड जिसको आप कहेंगे, वो चले गए गल्फ कंट्रीज में या फिर जहां पर सर्विसेज के लिए लोगों को जरूरत पड़ती है। कहीं किसी को ड्राइवर चाहिए, किसी को सफाई कर्मी चाहिए, किसी को प्लम्बर चाहिए, किसी को। हमारे देश में दोनों की जरूरत भी है और दोनों को हम लोगों को समझाना भी। ठीक है, आप बाहर जाकर कोई बेइज्जती का काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, देश के लिए पैसा लेके आ रहे हो। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल लोग जो भारत से बाहर जा रहे हैं, वो भारत से बाहर जाकर के वहीं के हो जाते हैं, वो वहीं की नेशनलिटी ले लेते हैं, वो वहीं रह करके उस देश की ग्रोथ में। आज अमेरिका की टॉप कंपनी उठाते हैं तो सारे मैक्सिमम सीईओज आपको इंडियंस मिलेंगे। सुंदर पिचाई इवन उनकी जो सिलिकॉन वैली है उसमें तो अमेरिकन का प्रोटेस्ट ये है कि इंडियंस ने आकर के हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया, जॉब भी छीन लिया। हाँ, तो क्यों नहीं हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े कि हमारे टैक्स से निकले हुए लोग, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, उन्हें ये सर्टेनिटी मिले कि आप काम करते जाइए, आप इस पर्टिकुलर मिशन पर काम करिए। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि आज क्रिटिकल मिनरल में अगर हम खुद से अपना काम करते, आज रेयर अर्थ मैग्नेट के दम पे चाइना अमेरिका को पछाड़ा क्योंकि तुम टैरिफ लगाओगे, मैं मैग्नेट देना बंद कर दूंगा। ये विजन उसका कितने पहले आ चुका होगा। हम लोग अब बजट निकालते हैं 2024 में जाके, साहब 34,000 करोड़ का बजट है, निकालो भाई जाके। तो मतलब नहीं, मेरे ख्याल से हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है उनका एक विजन होना चाहिए, पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज, क्या क्या एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कहाँ कमी है, कंस्ट्रेंट्स कहाँ है, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए मैरीटाइम रिसर्च, मैरीटाइम इज ए ह्यूज डोमेन। ये मैरीटाइम डोमेन में सिर्फ फिशिंग एक्वाकल्चर नहीं है, इट हैज ए ह्यूज डोमेन, शिपिंग एंड देन आपका पोर्ट कनेक्टिविटी। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज का दिन में जेबल ग्लोबल पोर्ट है, हमारा सामान जाता है जेबल से फिर ट्रांसशिपमेंट होता है। तो हमको ऐसे होना चाहिए जैसे कि मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स, ग्लोबली रिनाउंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ इन इंडिया में, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट कोस्टल लाइन्स है। आज का बड़ा है 7500। हाँ, मुंबई, आप सेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ा है। मुंबई, देन आपका कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए वहाँ का लोकल पोटेंशियलिटी क्या है, क्या क्या पीपीपी पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, क्योंकि मैरीटाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको देखना पड़ेगा कि मैरीटाइम में क्या रिसोर्स है, क्या कनेक्टिविटी, हम ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे लिंक कर सकते हैं। सर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चाइना और जापान ये दोनों फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब इनको फिश खानी है, इनके मेजर फूड में फिश आता है, नेशनल फूड है इनका ये। अब जब ये फिश खाते हैं तो उस फिश को पकड़ने के लिए कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं लैटिन अमेरिका तक, पूरा पैसिफिक पार करके ये सर इक्वाडोर तक पहुंच जाते हैं, वहां जाकर फिश पकड़ते हैं, उधर दक्षिण में पहुंचकर फिजी पहुंच जाते हैं, न्यूजीलैंड तक जाके फिश पकड़ने पहुंचते हैं, ये वहां से निकल के हम्बन टोटा तक फिश पकड़ने आते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, फिश एक ऐसा आइटम है जिसको कि आप बहुत देर तक ट्रेवल नहीं करा सकते। भाई आपने पकड़ लिया तो अब इसकी पैकेजिंग जरूरी है, प्रोसेसिंग जरूरी है, यदि एक्सपोर्ट करना है, कंज्यूम करना है, ट्रेवल कराना है, टाइम जैसे उसमें घुसेगा वो पदार्थ खराब होने लगेगा। आज चीन ने ऐसी ऐसी फिश बोट्स बना रखी हैं कि जहां पर वो फिश पकड़ रहे हैं वो प्रोसेस भी साथ साथ करते हैं एट द सेम टाइम। ये चीज हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। हम इसमें पिछड़े हुए हैं। नहीं, हम एक्चुअली उसमें मेरे ख्याल से हम आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक knowledge dominated which has practical relevance, उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी भी तैयार करना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर इसको एकदम पीपीपी मॉडल पे लाना चाहिए। पीपीपी मॉडल, मैं वही बता रहा था, क्योंकि आपके पास में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कितने जो भी हुआ है ना, ये जस्ट पेन एंड पेपर इन द सेंस आपको रियली जाना पड़ेगा फील्ड। आप मुंबई जाइए, कांडला जाइए, वहां बैठिए, वहां का कंस्टेंट्स क्या है, वहां बेनिफिट्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए, इसका आपका ये सीट बनाइए, इसके बाद में you advise to the nation exactly भाई। जो हमारे देश की टॉप कंपनीज हैं, चाहे बैंकिंग में है तो बैंक का कोई इंस्टीट्यूशन लेकर आए, वही मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग का होना चाहिए, इंश्योरेंस का,
यूनिवर्सिटीज होता है कि इन्वेस्टमेंट को Investment का, हाँ, बिल्कुल सही रियल बात है। एस्टेट। हाँ। मैं देखा हूँ कहीं इंस्टीट्यूट्स सब प्राइवेट लेवल में रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डेवलपमेंट होता है। रियल एस्टेट होता है आपका क्या इकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट है, क्या कॉमन लोग के ऊपर है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली रिसर्च यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। अब वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। रेलवे जैसे चाइना में रेलवे यूनिवर्सिटीज, हमारे रेलवे यूनिवर्सिटीज होना चाहिए ताकि आप रेल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड लोग हों। स्पेशलाइज्ड। मैं वही बता रहा हूँ, आज का जमाने में जरूरत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फील्ड विजिट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप जाके ग्लोबल स्फीयर में आ जाएंगे। और एक चीज है देखिए, जो ये आपका जो केबल कॉरिडोर्स है, सबमराइन केबल्स, आपका जो बड़ा बाजार है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ सब बना है, सिंगापुर, फुजेइरा, लेकिन ये मुंबई बन सकता है आराम से। वाई सिंगापुर, वाई नॉट मुंबई, वाई नॉट चेन्नई। ये सब जैसे ट्रेन पटरी पे जाता है ना, एक स्टेशन होता है और बीच मतलब जंक्शन होता है ना, तो ये सब जंक्शन से हमारा सिर्फ स्टेशन हो गया। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू जंक्शंस, मेजर पॉइंट्स, कैन वी मीट टू द नीड्स ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया? इसके ऊपर आपको स्पेसिफिक एआई यूनिवर्सिटी होना पड़ेगा, देन ओनली कैन डू इट। अगर आईआईटी बना लेंगे, सपोज एनआईटी बना लेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ आप बनाएंगे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। सर, हम वो वाली इंजीनियरिंग फॉलो करते आ रहे हैं अभी भी, जो कभी ब्रिटिशर्स हमको देके चले गए या यूएस से हमने फॉलो कर ली। जैसे आईआईटी कानपुर एमआईटी के कोलैबोरेशन में तैयार हुआ था। आज भी वही वैसी की व्यवस्थाओं को देखते हुए नया जो इनोवेशन है ना फील्ड में, अब क्या कन्वेंशनल तो सब्जेक्ट हो गए और फील्ड नए आ गए। नहीं, फील्ड और इसके बाद इनोवेशन चाहिए डेफिनेटली, और आपको स्पेसिफिक नॉलेज डोमिनेटेड स्ट्रीम्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इमर्जिंग फील्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, इसके ऊपर भी जरूरत है, स्टडी जरूरत है, इसका क्या फिनिश प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो इसलिए देयर इज नीड फॉर पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट जरूरत है। वो पैराडाइम शिफ्ट के लिए पीपीपी बहुत ही एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल, क्योंकि आप सिर्फ पब्लिक से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। प्राइवेट फिर आप जॉब मांगने परेशान होंगे। हाँ, जॉब मांगने। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे मस्ट कम फॉरवर्ड। उनका मतलब बेनिफिट है, उनका अल्टीमेटली भाई उनका धंधा बन रहा है। मैंने रिसेंटली गया था दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम स्टडीज इन अहमदाबाद। वहाँ इनका कंट्रीब्यूशन, उनका मैं स्टडी मुझे अच्छा लगा इन द सेंस, इनका जो स्ट्रीम्स होता है, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ऑल रिलेवेंट टू द डोमेन्स ऑफ फील्ड। तो इसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज फील्ड ओरिएंटेड स्टडीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सपोज क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रीन एनर्जी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कार्बन ऑडिटिंग, आजकल जो कंसेप्ट कार्बन ऑडिटिंग एंड कार्बन बॉर्डर ट्रेडिंग, आजकल बहुत सही बात आपने जो बोली ना, वो पैराडाइम शिफ्ट की ही है। और भारत जब तक ये जरूरत नहीं महसूस करेगा ना, जो हरित क्रांति के समय हम लोगों ने महसूस, ग्रीन रिवोल्यूशन, अभी टेक्नो रिवोल्यूशन जो तो उसके ऊपर आप देखो, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, बहुत सक्सेसफुल निकला। हमने ऑपरेशन फ्लड किया, जो दूध के लिए हुआ, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी में, नाउ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, मे बी इन द फील्ड ऑफ एआई और इवन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इसको हम टेक्नोलॉजी ना छोड़, मैन्युफैक्चरिंग भी जरूरत है, क्योंकि देखिए इंडिया का अब देखिए जो सप्लाई होता है मोबाइल्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, मोस्टली वो असेंबल करते हैं। तो इसीलिए जैसे नोएडा में जाएंगे, चेन्नई में, तो हम कैसे इसको इंडिजिनस बना सकते हैं। हमारा जो है ना 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 70 to 80 100 करोड़ पॉपुलेशन इसको खरीद करेंगे, पूरा इंडिजिनस 100% हो जाएगा आपका कंट्री का। वाई शुड वी डिपेंड अपन चाइना? तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी स्पेशली होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। मतलब इंडिया के जो मेजर बजट है ना इंपोर्ट के, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड नंबर पे आता है। मेरे ख्याल से सबसे तो जरूरी है एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सॉरी एक यूनिवर्सिटी, एक मेगा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्योंकि कैसे हम अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल्स, आजकल सर जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि असल में क्या है, सरकार जब तक इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगी ना, कि देखो भाई देशवासियों, जरूरत है बनने का माइंडसेट भी लोगों का चेंज होना चाहिए। माइंडसेट ऑफ द यूथ, इग्नाइटिंग द यूथ इनटू दिस डोमेन, टेक्नो मैनेजरल डोमेन, इनको माइंडसेट को चेंज करना पड़ा।
सारे एवरीबॉडी के साथ अरे कुछ चले जाए गवर्नमेंट सर्विस, रेलवे जैसे बता रहे थे, पीसीएस, पुलिस कांस्टेबल, तो सारे चाहते हैं कि सेफ सिक्योर खा पी के हमारे देश की, लेकिन आगे आने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है, सिविल सोसाइटी का, हमारा भी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो क्या आप कहेंगे कि हम एक थॉट के ट्रैप में भी हैं? हाँ, थॉट का ट्रैप मतलब गवर्नमेंट सर्विस ट्रैप जो है कि आराम से खाओ पियो सो जाओ, एंड स्टेबल जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अपना सेल्फ सेंटर्ड फैमिली लाइफ। नाउ यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। ये जो ट्रैप है ना, एक आइडल काइंड ऑफ ट्रैप से हमको आना पड़ेगा एक दूसरे ट्रैप, डेवलपमेंटल ट्रैप। वी हैव टू थिंक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन को कैसे बढ़ाना है, सबसे बहुत बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। क्या क्या कमी है आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसी हिसाब से हमको योगदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखिए गवर्नमेंट सर्विस बहुत लिमिटेड है, अगर आप नहीं मिलेगा फिर अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, फिर अनएम्प्लॉयड होने में इट विल बी अ बर्डन फॉर द स्टेट। एक जनरल क्वेश्चन रहता है सर ऑडियंस का हमेशा, वो एक ही बात बोलते हैं कि सर हम कर तो बहुत कुछ लें, लेकिन कोई ऑप्शन तो आता है हमें कि ये करने से तुम्हें रोजगार मिल जाएगा। जैसे कई बार कुछ भाषण दे देते हैं कि साहब जॉब सीकर नहीं जॉब डोनर बनो, बोले बन तो जाए, काम बताओ क्या करें। कहीं ना सर देश की सरकारों को, देश की स्टेट गवर्नमेंट्स को, केंद्र सरकार को अपने विजन डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर इस बात को यूथ को साथ में अलाइन करना पड़ेगा कि अब जो तुम पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इस कंपनी में जॉब मिलेगा तुम्हारी स्किल के अकॉर्डिंग। वो जो जॉब सिक्योरिटी है ना भारत की, जो अंदर तक घर कर गई है, क्योंकि हमारे 250 साल की गुलामी में हमने नौकर बनना सीखा है। तो वो जो 250 साल में सिखाया है वो हमारे 75-80 साल में निकल तो जाएगा नहीं। तो उनको वही नौकर का पहले सपना दिखा दो कि भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, अब आपको चलो नौकर बनाते हैं, लेकिन एटलीस्ट जॉब श्योरिटी तो है तुम्हारे जॉब श्योरिटी से। और ये काम करने की जैसे सरकार इंसेंटिव स्कीम निकालती है, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स को लेकर के सरकार की स्कीम है, बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं। सरकार को अब इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो कंपनीज है ना, उन्हें इंसेंटिव देना चाहिए कि सुनो इस यूनिवर्सिटी से तुम बच्चे अगर नौकरी पे लगाते हो 5 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए तुम्हें मिलेंगे, निकालो। हाँ, इंसेंटिव भी चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। और एक चीज है कि हमारा जो स्ट्रीम से काफी टाइम से सोशल साइंसेस सेंट्रिक था। सोशल साइंस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, जॉब्स नहीं है, प्रोपोर्शनेटली जॉब नहीं है, तो इसी से हिसाब से हमको भी वो भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सर उसमें जॉब्स बहुत अच्छी हैं, उसमें केवल ये बताना है कि आप पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट हो। उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाए, ताकि हम एक ब्रिंग हम लोगों ने कल परसों एक ट्वीट किया सर, इन दिनों केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में बिग फोर्स जो कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, ये सरकार की लगभग हर पॉलिसी में घुसी हुई है। इनको जो पॉलिसी मेकर्स चाहिए हैं, जो लोग सलाह दे सकते हैं, वो वही हैं जो सोशल स्टडीज पढ़ के बैठे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जिन्होंने पॉलिसीज पढ़ी हैं, पॉलिसी बनाई है, देखी है, बनती देखी है। तो असल मायने में ना हमें एक ऐसी क्रांति की जरूरत लगती है। एज एन एकेडमिशियन आप इतना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमें सच में एक ऐसी चीज की जरूरत लगती है देश को जो स्ट्रक्चरली यहीं से स्ट्रक्चरल इन द सेंस आपका जो पॉलिसी मेकर्स में, मैं पॉलिसी मेकिंग पर्टिकुलर में बताऊंगा, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स का योगदान होना चाहिए। जैसे नॉट ओनली आप बता रहे कि ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिशियंस, यू आल्सो नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ फील्ड एक्सपर्ट्स, वो बहुत जरूरी है। You need people from technology, management, social sciences, bureaucracy, and also you can say social activists to some extent in a positive sense. तो अगर आप इस सारे को मिला के कुछ प्लान्स, विजन डॉक्यूमेंट लाते हैं, कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, देन इट विल बी बेनिफिशियल, और लोगों का दिमाग में रह गया कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे होगा। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सुधार चाहिए, जो कि मैं बोलता हूँ पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। वो पैराडाइम शिफ्ट के लिए इज अ होलिस्टिक प्रोसेस। सोचिए ना सर कि मतलब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी पढ़ के निकल रहा है, पॉलिटी पढ़ के निकल रहा है, और उसे एक प्राइवेट कंपनी इसलिए ऑफर कर रही है कि तुमने फील्ड में आकर के इस क्षेत्र की, अब जैसे तमाम प्रकार के जंगल, अपन दंडकारण्य प्लेट्यू की बात करते हैं, किसी बच्चे ने थीसिस वहीं पर की है, यहाँ कैसी ट्राइब्स हैं, कैसे प्लांट्स हैं, किस तरह के माइंस मिनरल्स हैं, आपने अपनी रिसर्च की कंपनी के साथ उसे शेयर किया। सही बात है कि देखो यहाँ पर ये चीज है, तो आप एडेड एडवांटेज, और ये भी एडेड एडवांटेज आप जो बता रहे थे, जो भी पीएचडी कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पीएचडी का जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली फील्ड वर्क मस्ट होना चाहिए। क्योंकि सपोज मैं काम कर रहा हूँ इंडिया म्यांमार के ऊपर,
मुझे म्यांमार मस्ट जाना चाहिए, चाहिए। वहां देखना चाहिए 1 साल, हाँ। ताकि आप रेस्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स आप पीएचडी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, अदरवाइज आप घर आप बैठ के नहीं, क्या रिसर्च करेंगे? आप सेकेंडरी सोर्सेस में इज ए कोलाज, आप जस्ट रिपीटेशन है। तो मेरे ख्याल से जो भी सोशल इश्यूज है हमारा कंट्री में, इकोनॉमिक इश्यूज है, स्पिरिचुअल इश्यूज है, जो भी एनी इश्यूज है, तो उसको एड्रेस करने के लिए मेरे ख्याल से फील्ड विजिट्स को लिंक कर देना चाहिए कंपलसरी, जो कि नहीं हुआ है हमारा अभी, क्योंकि हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिसोर्स। तो मेरे ख्याल से उसमें भी एक जबरदस्त रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, इन द सेंस पीएचडी का जो पोजीशंस को लिमिट कर दीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी आपको 1000 संख्या में निकालना है, उसको रोजगार मत बनाओ। हाँ, एक्चुअली उसको लिमिट कर दीजिए। एकदम जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उसको एडमिशन दीजिए और वो फील्ड में जाएगा एंड ही विल बी यूजफुल फॉर दैट। एग्जैक्टली, उस फील्ड स्पेसिफिक के लिए वो कितना अच्छा आदमी होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारा अराउंड जो 14 सेंटर्स है, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज है, ईस्ट एशियन स्टडीज है, कई सेंटर्स है। जो भी पीएचडी करते हैं बच्चे, तो वो होना चाहिए कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डिफरेंट डेस्क होता है, जैसे कि वेस्ट एशिया अफेयर्स होता है और यूरोपियन डिफरेंट ब्रांचेस। तो अगर आपका स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स को ये एक विजन डॉक्यूमेंट का माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि आपको नौकरी उसी में मिलेगा फ्यूचर में, जब आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो उसमें क्या है ना, समबडी विल बी वेरी मच एश्योर्ड कि मैंने पीएचडी किया ईरान के ऊपर, तो मुझे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, जो भी थिंक टैंक है ईरान के ऊपर, मुझे जॉब मिलेगा क्योंकि हमने रिसर्च किया है। लेकिन उसमें क्या है ना, अगर आप जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे तो फिर पीएचडी का एग्जैक्टली वैल्यूलेस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक बात नहीं है, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, पॉवर्टी हो गया, जितने भी इश्यूज है आप उसी इशू रिलेटेड, मेरे ख्याल से सोशल साइंसेज में चेंजेस चाहिए, उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको फील्ड ओरिएंटेड बनाइए, प्रैक्टिकल कीजिए और उसको जॉब का जो एस्पिरेशंस के साथ लिंक। कुल मिला के भारत जब अपनी जीडीपी के वो विचार को, जिसमें वो 6% शिक्षा पर खर्च करेगा कभी, अभी लगभग 2-2.5% के आसपास देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल। और इसके लिए हमें वाकई में एक बड़ी क्रांति की जरूरत पड़ेगी। हम रशिया, चाइना, अमेरिका, इनकी बातें छोड़े, हम अपने खुद के यू नीड अ टेक्नो मैनेजरियल एक्चुअली। जिस दिन हम खुद से मतलब ये युद्ध लड़ेंगे, उस दिन हम विजयी होंगे। मजा आ गया सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपके सुझाव निश्चित ही बहुत से लोगों तक। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।